ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज के खास प्रोग्राम में मेरे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि राजस्थान में जो उठापटक हो रही है, जो बीजेपी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चाहे जिलों को निरस्त करने की बात हो, शिक्षा को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं बिजन सरकार के द्वारा। आज मेरे साथ खास शख्सियत के रूप में मौजूद है पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर साहब। उनसे जानते हैं कि आखिर में जो बीजेपी सरकार के फैसले हैं, सबसे बड़ा जो फैसला है वो जिलों को निरस्त करने वाला, इसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत स्वागत करेंगे सर का और इस वार्ता को जारी रखेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारा समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंट को, इनके प्रतिनिधियों को, इनके पूरे परिवारजनों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की जनता को, दूदू विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान से कामना करता हूं कि ये सब उन्नति करें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने नए आयाम स्थापित करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, कहते हैं ना लोग कि ये बाल धूप में काले नहीं किए हैं, ये कि मुहावरा टाइप है। ये अनुभव से प्रशासन चलाने का, ब्यूरोक्रेट से काम करने का तजुर्बा आता है। इस प्रदेश की भाजपा सरकार का सबसे पहले तो कमी खामी है कि 16 लोग इसमें पहली बार विधायक बने और सरकार में मंत्री बन गए। स्वयं मुख्यमंत्री जी केवल एक सरपंच के पद पर एक बार चुनाव लड़े, एक बार हारे, एक बार एमएलए का चुनाव लड़े, 3-4 हज़ार में सुलट गए और वो पहली बार विधायक बने और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रशासन चलाना, ब्यूरोक्रेट से काम लेना हर आदमी की बस की बात नहीं है। इनका अनुभव नहीं है। ये जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते, थीम ही नहीं समझते कि ज़िले का अर्थ क्या होता है। ज़िले से होना ये चाहिए कि जब कोई सरकार, केंद्र हो, राज्य सरकार हो, जिन लोगों के लिए कोई योजना बनाते हैं, पात्र व्यक्तियों के लिए कोई काम लेकर आते हैं, उन तक उसका लाभ मिलना चाहिए। तत्काल सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, समय पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, देरी ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए, न्याय सुलभ मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है इन प्रशासनिक ढांचे का। और मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में इनके मंत्रिमंडल ने बिना परीक्षण करे ही फैसला कर दिया, हम 9 जिले निरस्त करेंगे, 3 संभाग निरस्त करेंगे। मैं समझता हूँ ये गले में बहुत बड़ी घंटी गाल ली इन्होंने, क्योंकि जिला कोई कांग्रेस सरकार में बनाया, अशोक गहलोत जी ने बनाया था, कोई कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी जिला बनाया है। राजस्थान की आम आवाम, गरीब जनता सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिले, मॉनिटरिंग सही हो, अधिकारी समय पे पहुंच जाए, कर्मचारी तत्परता से काम करें, इसलिए ज़िला बनाया है। और ज़िला बनाते समय, निरस्त करते समय तो ज़्यादा जोर नहीं आता है, लेकिन बनाते समय कई तरह के परीक्षण होते हैं। भौगोलिक परिस्थिति वहाँ की, सामाजिक परिस्थिति वहाँ की, वहाँ का सारा ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, इन सब बातों को देखकर जिला बनाया जाता है। बाकायदा जिला के गठन के लिए कमेटी होती है, कमेटी परीक्षण करती है, मंत्रिमंडल का करता है, मंत्रिमंडल की कमेटी होती है, वो करता है, फिर जाके मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री जी भी सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि हमें ये ज़िले आम आवाम के लिए, राजस्थान की बखूबी के लिए ज़रूर है, इसलिए नए बनाए जा रहे हैं। इन्होंने आनन फानन में निरस्त कर दिया। केवल भाषण देते हैं, लफासे मारते हैं। इनको बेसिक सोच ही नहीं इन लोगों का। न नौजवान को नौकरी मिले, इस बात का सोच है, न यहाँ उद्योग आए, इस बात का सोच है। केवल प्रचार प्रसार, प्रकोंडा करना। आपने देखा कल परसों मीडिया में चल रहा था कि प्रवासी जो
राजस्थानी है, प्रवासी भारतीय हैं, दूर दराज हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी आए हैं कि हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि जब प्रशासनिक ढांचा ही चरमरा गया, हम राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये इनका नमूना है। यहाँ के इनका अनुभव इतना है, कम है। मैं आपको पता है, एक बार मुख्यमंत्री जी कोई हमारे सिखों के कार्यक्रम में गए थे, क्या बोल गए, लोग हंसी उड़ा रहे थे कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं अभी हमारे दूदू के विधायक हैं, दूसरी बार एमएलए बने हैं, और मैं उनके 2 वीडियो मेरे मोबाइल में है कि वो बच्चे जल गए थे, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को बयान दे रहे हैं कि हम परीक्षण कराएंगे, जो निर्दोष होगा उसको सज़ा देंगे। निर्दोष को सज़ा देते हैं या दोषी को सज़ा देते हैं। जब इतना ही तजुर्बा नहीं है, एक वीडियो मेरे पास है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अब उनको यही नॉलेज नहीं है कि जयंती है या पुण्यतिथि है, और वो बोल रहे हैं हमने पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए। तो जिनको इतना तजुर्बा ही नहीं है, जो आरती नहीं समझते कि दोषी और निर्दोष क्या है, पुण्यतिथि और जन्मतिथि में क्या अंतर है, तो क्या सरकार चलाएंगे लोग। आपका तो गहरा प्रेम नजर आता है, आपने वीडियो सेव करके रख रखे हैं। देखिए, मेरे विधानसभा का कोई भी व्यक्ति हो, मैं 4 बार दूदू की जनता ने मुझे विधायक बनाया है। मेरी दूदू की जनता ने इतिहास तोड़ा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1952 से लेकर 98 तक दूदू में किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति दोबारा विधायक नहीं बना। मुझे 5 बार विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैं 4 बार विधायक बना, और इस बार तो तीर में तुक लग गया। इस बार कोई मेरा चुनाव बीजेपी से या प्रेमचंद बैरवा से थोड़ी था। इस बार तो जनता ने परिसीमन का बहुत हवा चल रहा था कि 2026 में परिसीमन होगा, नागर अगर दोबारा जीत गया, 5वीं बार जीत गया, तो ये वापस सीट को जनरल नहीं होने देगा। और एक माहौल बन गया जहाँ मार्शल कौमें रहती हूँ, 70-75 हज़ार एक कौम के लोग रहते हों, 30-30, 40-40 हज़ार एक कौम के लोग रहते हों, और वो भी सामान्य श्रेणी की कौम में आते हों, तो वहाँ उन लोगों का भी मन होता है कि हम भी समय पर मौका मिले, जनरल सीट हम भी एम विधायक बने। तो एक माहौल बन गया। लोगों ने ये सोचा ही नहीं किसको वोट डाल रहे हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस दिन मतदान हुआ 10 दिन में दूदू के जनता त्राई करने लग गई, अरे हमसे गलती हो गई, हमें ठग लिया गया, हम ठगा गए, हम भ्रमित हो गए। तो अभी भी गए, दूदू ने रस कर दिया, दूदू की जनता में। आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, मैंने कहा ना, इन्होंने कोई परीक्षण ही नहीं किया। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अरे भले आदमियों, दूदू में मानता हूँ अशोक गहलोत जी का एक अभिनय प्रयोग था कि भाई छोटे ज़िले भी होने चाहिए, जहाँ प्रशासनिक पूरा तंत्र हो, जनता को फायदा हो, इसका क्या लाभ, वो एक परीक्षण किया उन्होंने। इस मुल्क में पहली बार ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनाया आज़ादी में, आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के 76 साल में, तो केवल दूदू को बनाया। उन्होंने ये प्रयोग किया, लेकिन इस प्रयोग को करते करते उन्होंने 25-26 साल मुख्यमंत्री जी का लगाव और तपस्या थी। मेरा 26 साल का प्रयास था। आज दूदू ऐसी जगह है कि है तो ग्राम पंचायत थी वो, लेकिन वहाँ पुलिस के एडिशनल एसपी बैठते हैं जो जिला लेवल के अधिकारी कहलाता है। हमारे न्यायालय के एडीजे बैठते हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कहलाते हैं। हमारे एडीएम बैठते हैं जहाँ जिला लेवल के अधिकारी कहलाते हैं। जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ बैठते हैं जहाँ जिला लेवल के अधिकारी कहलाते हैं। और सारे विभागों के एक्शन बैठते हैं जो जिला लेवल पर बैठते हैं। तो पहले ही 26 साल में अथक प्रयास करके मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं तो पहले ही इसको मिनी जिला खड़ा कर रखा था। मिनी जिला तो था ही दूदू, और मिनी जिले में उन्होंने क्रमोन्नत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो पूरा ढांचा, पूरा तंत्र पहले से ही बना हुआ था, इन्होंने परीक्षण ही नहीं किया। अब आप जनता त्राई कर रही है, जनता त्राई कर रही है। ठगी गई जनता बेचारी, हमारी जनता बेचारी तो नहीं कह सकता, मेरे लिए तो जनता दूदू की भगवान है, मेरे माँ बाप है, सब कुछ जनता ही है। और मैं तो हमेशा जनता को पूछता रहा हूँ, लेकिन भोले हैं, चालाक नहीं अन्य जगह की जगह।
तो उनको एक बार ठिकाने में आ गए, क्योंकि मैं भी एक ही बार चुनाव हारा हूँ, 5 बार लड़ने के बाद एक ही चुनाव हारा हूँ मैं। तो इसका निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस सरकार को। पर्ची सरकारी हो गई है, क्योंकि मेरिट के आधार पर न तो सरकार का गठन हुआ न इसके मुखिया का गठन हुआ। एक पर्ची आई, ऊपर वाले हाईकमान को चाहिए था कोई रबड़ की स्टैम्प, उनके जो काम है उन पे मोहर लगती रहे, उनके काम होते रहे, उसमें कोई दखल नहीं दो। अब कोई जन नेता को, कोई पब्लिक वाले नेता को बनाते तो वो तो राजस्थान के सकारात्मक नकारात्मक को देखता, गुण अवगुण को अवलोकन करता, और जो राजस्थान के आम के लिए अच्छा हो उसका काम करते। लेकिन आज कोई भी अगर जन नेता, कोई आम आदमी की पहुंच का कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार में बनता तो ऐसे पूर्व सरकारों के निर्णय नहीं बदले जाते। काम अशोक गहलोत जी ने आम आदमी की 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। अशोक गहलोत जी ने हर किसान की 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। खाने का पैकेट किया था, पशुओं की बीमा कराया था, 25 लाख का इलाज कराया था। तो ये सब जैसे ही सरकार बदली तो ये कोई अज्ञान व्यक्ति, अज्ञान प्रशासक ही, अज्ञान मुखिया ही ये बंद कर सकता है, जो आम आवाम को आज मनमोहन सिंह जी को लोग क्यों याद करते हैं। इस मुल्क में उन्होंने भोजन का अधिकार दिया, मजदूरी नरेगा का अधिकार दिया, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया, उन्होंने जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, जब हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ दिया, राइट टू एजुकेशन दी। तो ये आज इस मुल्क के स्तंभ है। इनके बिना कोई देश विकसित विकास कर ही नहीं सकता, इनके कोई भी गांव कस्बा उन्नति कर ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस सरकार का जो 1 साल है, ये 1 साल बेहाल रहा है। ये तो बेमिसाल कह रहे हैं। बेहाल रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। और मैं तो कहना चाहूँगा अभी भी समय है, पुनर्विचार करो अपने निर्णय पर, नहीं तो वो हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं इस सरकार की रेल बना देंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जनता इसकी रेल बना देगी, रेल इतना पेल देगी इनको जनता कि ये गाँव में नहीं घुस सकेंगे, ये गाँव में नहीं घुसेंगे और इनका बेहाल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और अभी आपने कल देखा एक बार कि जो राजीव गांधी अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय कांग्रेस सरकार के दौरान खोली, ये एक अभिनय प्रयोग था। हमारे गांव में किसानों के, गरीबों के बच्चे सरकारी अंग्रेजी स्कूल में सरकारी पैसे पे पढ़े। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मैं मेरे दूदू में पहले मैंने खोल दी थी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल इंग्लिश मीडियम, पहले दूदू में मेरे टाइम में सेंक्शन कराई थी। इसके बाद मेरे यहाँ 59-60 पंचायतें टोटल मिला के, 2 नगर पालिका 58 पंचायतें, 59 मैंने अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी स्कूल खोल दी थी। अब इसका पता नहीं क्या समीक्षा करेंगे ये, कब ये 16 क्या समीक्षा करेंगे, इन स्कूलों को और बंद करेंगे। पता नहीं इनको क्या परेशानी है, गरीबों से, किसानों से, मध्यम परिवार के लोगों से क्या तकलीफ है, पता नहीं क्या सोच है इनके कि इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, इनके बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ने चाहिए। अरे भैया आज के दौर में अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। आज इतनी परेशानी होती है। मैं वकालत करता था, 8 साल मैंने वकालत करी, लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण मुझे रोज़ मैं अपने आप को कोसता था कि मेरी अंग्रेजी अच्छी होती, क्योंकि सारी किताबें, सारी साइटेशन, सब अंग्रेजी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े जजों के डिसीजन सब अंग्रेजी में मिलते हैं। और अंग्रेजी में चाहे अगला बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या सारगर्भित बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला भी उसको तरजीह देता है। और हिंदी में कितना ही सारगर्भित बोलता है, लेकिन सुनने वाला भी उसको कम तरजीह देता है। आज के अंग्रेजी बिना बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। अब उसको भी बंद करना चाह रहे हैं। अब इनके विवेक का आप आकलन कर सकते हो। जो दूदू के विधायक हैं, जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उन्होंने अपने ऑफिस से अपने खुद ने हस्ताक्षर करके दूदू की 16 स्कूलों को हिंदी माध्यम की करने की उन्होंने सिफारिश पहले ही कर दी है। तो ये साफ झलक रहा है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गरीबों के, दलितों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, किसानों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। ये अब ये और
षड्यंत्र करेंगे, एक और जनता के विपरीत काम करेंगे, अंग्रेजी स्कूलों को भी बंद करेंगे। शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि हम मायड़ भाषा शुरू करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री जी के का तो भगवान ही मालिक है, उनके बारे में मेरा कुछ बोलना, बयान देना उचित नहीं रहेगा। उनके बारे में वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो मर्जी के मालिक हैं। वो अभी बोलकर 10 मिनट बाद में वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इतना कह सकता हूँ, दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का, ये दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का कि जहाँ की जनता अपना विधायक निर्वाचित करे ये सोचकर हमारे दुख तकलीफ में काम आएंगे, हमारे विकास को आगे बढ़ाएंगे, और वहाँ का विधायक खुश हो जाता है जब किसी उस विधानसभा के जिले को निरस्त करते हैं। तो इनके प्रभारी जी ने कहा है कि आप प्रेम बैरवा से बात करो, वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न हुआ है जिला निरस्त करने से। अब उनको ये पता नहीं, बेचारे की छुट्टी कर दी उन्होंने ये बोलकर बेचारे की छुट्टी कर दी। आने वाले टाइम में उसको पता पड़ेगा कि ये खुश हुआ है या रो रहा है या इसके आंसू बह रहे हैं या ये प्रसन्न हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, ये सारे ढकोसले हैं। बात करते हैं 2 लाख लोगों को, हम 2 लाख युवकों को हम सरकारी नौकरी देंगे। आज का अखबार आप पढ़ो, 55-60 हज़ार तो चपरासी की वैकेंसी निकाली है, चपरासी बना के छोड़ेंगे। 10-15 हज़ार उन्होंने संविदा के निकाली हैं। अरे वो 70-75-80 हज़ार की टोटल वैकेंसी निकली है, और 1 साल से भी ऊपर हो गया, 2 महीने आगे हो गए, और 1 साल में ये 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालने की बात कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अरे भले आदमी हो, अरे इतना तो झूठ मत बोलो, इतना तो झूठ मत बोलो। जब 2 लाख की बात करके 80 हज़ार की वैकेंसी निकालते हो, क्या आपको चपरासी ढूंढना है इस राजस्थान में? चपरासी सबको चपरासी बना के छोड़, चपरासी बनाएंगे राजस्थान में 55-60 हज़ार चपरासी। भाई चपरासी भी बनाओ, 4th क्लास भी बनाओ, वो भी जरूरत है, लेकिन पूरा ढांचा खड़ा करना चाहिए इनको। इसलिए बिजली की बात कर रहे थे, 2,45,46 हज़ार कनेक्शन देंगे, शायद इन्होंने 1 साल के लिए बोले थे। आज स्थिति ये है, अशोक गहलोत जी ने जो मापदंड तय किए थे बिजली के, उस मापदंड के अनुसार लोगों ने, बेचारों ने अपना डिमांड नोट जमा करा दिया। लोगों के खेतों में खंभे लग गए, खेतों में तार लग गए, बिजली के तार लग गए, और 14 महीने से सिक्योरिटी राशि जमा कराने के बाद वो एक डीपी के लिए तरस रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्म नहीं दिया जा रहा है इनसे 14 महीने से। तो ये क्या बिजली देंगे? किसी किसान की बेचारे की फसल, अच्छी फसल है, और बिजली अगर एक डीपी जल गई तो 1.5 महीने तक इनको डीपी नहीं मिलती। इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नरेगा बंद, गेहूँ बंद, पेंशन बंद, सब कुछ बंद कर दिया है इन्होंने। मैं तो इनसे कहना चाहूँगा, भजन लाल जी से, इनके मंत्रिमंडल से, तुम हवा बंद मत कर देना, नहीं राजस्थान की जनता के प्राण निकल जाएंगे। ये हवा बंद करने का और कहीं कार्यक्रम ले लें, क्योंकि इनको ये नॉलेज ही नहीं है कि बंद करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कहीं नया कानून तो नहीं ला रहे हवा बंद करने? मैं पॉसिबल हो सकता है, जिस तरह से निर्णय कर रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल की समीक्षा, जिलों को निरस्त करना, स्कूलों को बंद करना, तो ये हवा बंद करने की भी कर सकते हैं। पता नहीं कहीं से कोई इनको क्लू मिल गया होगा, हवा बंद करने से ये व्यापारियों को, ये बड़े उद्योगपतियों को ये फायदा हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल हवा पैदा करेंगे, उनको इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये हवा बंद करने का भी, ऑक्सीजन बंद करने का भी निर्णय कर सकते हैं राजस्थान में, और लोगों के प्राण निकल जाएंगे बेचारों के। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, देखिए राजस्थान की आवाम ने फैसला किया है, आवाम ने उसके फैसले से सरकार बनी है, इनको उसकी अहमियत को समझनी चाहिए। और जब संविधान ही खतरे में इस देश का, तो फिर इस सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए कोई बोलने की बात नहीं बची। आज देश का गृह मंत्री भीमराव अंबेडकर को लोग भगवान मानते हैं, भगवान। उनके आज भी भीमराव अंबेडकर जी की अगरबत्ती लगाते हैं लोग। उन्होंने आज हिंदुस्तान के दलित, गरीब, पिछड़े, आज उनको आत्मबल दिया है। आज पटरी पे सही उनको मौके पे आने का, आगे बढ़ने का अवसर दिया है। और देश का गृह मंत्री उनके लिए कह दे अम्बेडकर, ये कि फैशन बन गया है, इतनी बार नाम बोल दो अगर भगवान का तो 7 जन्म स्वर्ग मिल जाए। अब आज इनको यही अंतर नहीं पर समझ में आता कि अम्बेडकर जी कौन है, संविधान कौन है, संविधान का क्या मर्म है, संविधान का क्या अर्थ है। तो इसका भगवान ही मालिक है। मोदी जी इस देश में
झूठ के पुलंदे से सरकार में आए थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2014 में जब वो पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे। अरे भले आदमी 10-12 साल हो गए, तेरी वो सरकारी नौकरी कहाँ आपकी 2 करोड़ की प्रतिवर्ष, हम 15 लाख खाते में देंगे। मेरे यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा एक लड़का काम करता था, वो पढ़ाता भी था मैं उसको, वो कभी चाय वाय पकड़ा देता आने वालों की। एक दिन बेटा उसने टीवी में देखा और अखबारों में देखा, मुझे कहता है मैं तो बस अब का इस महीने ही काम करूंगा। मैंने क्यों करेगा? बोला मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं मोदी जी 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे हमारे में। तो जब आम गरीब आदमी बहक गया कि 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, आदमी हमारे खाते में डालेंगे, 5 पैसे खाते नहीं, काला धन लाएंगे, 5 पैसे काला धन लाए नहीं, उल्टा हमारे मुल्क को आर्थिक संकट पैदा कर दिया मोदी जी। आप ये बताइए आपको मिले कि नहीं 15 लाख? अरे मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे तो मिलना नहीं मिलने कोई बात नहीं, लेकिन गाज गरीबों को जैसे उन्होंने मजाक उठाई, काला धन लाएंगे, 1 पैसा लाए नहीं, कितना रुपए जब नए नोट छपाए, जब नोटबंदी करी, कितना राशि हमारी खर्च हुई, कितना। और उल्टा जितने बैंकों ने आज तक नोट छापे हैं, आज तक नोट प्रकाशित छापे हैं, उससे ज़्यादा तो बैंकों में जमा हो गए। मतलब वो जो साला काला कहीं दब भी गया था उसको भी सफ़ेद कर दिया। तो भाई ये ऐसे ही हैं, ये थाली बजाकर कोरोना भगा देते हैं, ये दीपक जलाकर बीमारी भगा देते हैं, ये गणेश जी को दूध पिला देते हैं। तो इनका मामला ऐसा ही है। पूरे मुल्क में आज जो हालात पैदा कर दिए इन्होंने, हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध हर संप्रदायों को जो लड़ा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की एक बहुत ही शख्सियत थी। उन्होंने अपने इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन आज भी उनके प्रधानमंत्री काल को लोग याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पटना में जयंती मना रहे हैं, और जयंती में एक हमारी भोजपुरी संगीतकार ने एक गांधी जी का भजन गा दिया, रघुपति राघव राजा राम पति बतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। पूरे भाजपा के लोग, आरएसएस वाले लोग वो चिल्ला पड़े और इतना हल्ला मचा दिया कि लोग, तो आयोजकों ने कहा तुम माफ़ी मांगो, तुमने अल्लाह 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 अकबर न तेरे नाम बोल दिया। वो गायिका ने माफ़ी मांगी। दुर्भाग्य है इस देश का। आज हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता को समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश को, कहाँ कहीं मंदिर मस्जिदों में बांटना चाहते हो क्या? जगह 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 कब आए थे इस देश में, इस मुल्क में कब मराठा आए थे, इस मुल्क में कब कोई मुस्लिम हमारे राष्ट्राध्यक्ष रहे थे, कब अंग्रेज़ रहे थे, कब रियासत काल में कब राजाओं का शासन था। आज इतने बरसों बाद उसको निकाल कर उसको खोदने लग जाएं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लग जाएं, कुआं ढूंढने लग जाएं, बावड़ी ढूंढने लग जाएं। तो ये लोग जानते हैं ये काम के बूते पर सरकार में नहीं आए हैं, न आ सकते हैं। ऐसे ही सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके लोगों को लड़ा कर इस राज में आना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और देश और राजस्थान की जनता को समझना चाहिए। और राजस्थान में जो बेहाल हुए हैं, भजन लाल जी ने राजस्थान के जो बेहाल किए हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। न इस मंत्रिमंडल का जवाब, न इस सरकार का जवाब। गले में घंटी गला ली, चलते तीर ले लिया ऊपर, आराम से अपना समय निकालते गले में घंटी गला दी। हमारे डोटासरा जी के जो रेल बना देंगे इनका, और मैं कह रहा हूँ जनता कह रही है हम इनको पेल देंगे। वो रेल बनाने की बात कर रहे हैं, जनता इनको पेलने की बात कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान की सरकार को अपना राजस्थान का विकास करने के लिए, नए आमे स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपना मैं समझ रहा हूँ अविवेकपूर्ण निर्णय किया है, और मैं निंदा करता हूँ प्रदेश की वर्तमान सरकार का, और बीजेपी के नेताओं को भी कहता हूँ। अरे राजस्थान में 2 बार बीजेपी की वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रही है भाई। राजस्थान में माननीय भैरव सिंह शेखावत जी भी मुख्यमंत्री रहे। आज भी लोग उनको, जनता चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, लेकिन जनता फिर भी उनको कदर करती है, उनको याद करती है। उनके पास एक लॉजिक था, उनके पास कॉन्सेप्ट था। ये भले इस सरकार के पास, न मुखिया के पास कॉन्सेप्ट है और न सरकार के पास कॉन्सेप्ट है। आपको समझना पड़ेगा। फागी
मेरे विधानसभा की एक पंचायत समिति है, उसमें 19 ग्राम पंचायतें, एक नगर पालिका है। 14 विधायकों ने 14 सरपंचों ने एक साथ रिजाइन कर दिया अपने पदों से, वर्तमान पदों से। और क्यों कर दिया? वो कहते हैं कि पागी के सब विभागों में लपकागिरी सक्रिय हो गई। बिना लपकाओं के बना उनको बिना भ्रष्टाचार के कोई विकास के काम नहीं होते, और उन्होंने बेचारों ने इस्तीफा दे दिया। तो जहाँ 19 में से जहाँ 14 सरपंच, निर्वाचित सरपंच इस्तीफा दे दें, तो आप इसका आइडिया लगा लो। प्रशासन बेलगाम हो गया, बजरी माफिया और भ्रष्टाचार बिल्कुल चारों तरफ तांडव हो रहा है इनका। जनता त्राही कर रही है, जनता परेशान है। तो ये पूरी तरह से, अरे भले आदमियों, तुम्हें जनता ने मौका दिया है, अपना मौके का सदुपयोग करो। नहीं भी सदुपयोग करो तो शांति से तो बैठे रहो, नाश तो मत करो। बहुत मुश्किल से राजस्थान ऊंचाइयों पर पहुंचा है। दूदू विधानसभा ने अपना अस्तित्व जमाया है, लेकिन इसको तहस नहस करने पर लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जनता ने जो जनादेश दिया है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर ये हाल रहा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के काम करने वालों का। और मैं विशेष तौर से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका, इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने कई बार इसको वो सोशल मीडिया पे देखा है। जब फागी में 14 सरपंचों ने इस्तीफा दिया, तो भी आपका सबसे पहले, अगर ये आपका ये हमारा समाचार ये दिखा रहा था। इसी तरह जब परिवहन विभाग वाले लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये टकोले से लूट रहे थे, तब भी आपके हमारा समाचार ने उसको दिखाया। इसी तरह जब बजरी वाला मामला, जब पुलिस और बजरी माफिया जब वो धड़ल्ले से पैसा ले रहे थे और एक गैंग बन गई है, उसको भी आपके हमारा समाचार ने दिखाया। तो हमारे समाचार के भी सभी प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो। आप केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये चैनल नहीं चला रहे हो, आप अपना देश के प्रति आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, आम को जागृत कर रहे हो। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बाबूलाल अगर साहब। और सर ने काफ़ी सारी खामियां निकाली है बीजेपी सरकार में, खास तौर पर जो ज़िले निरस्त किए गए हैं उनमें खासा नाराज़गी है कांग्रेस सरकार में। और ये कहा गया है कि जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि जब ज़िले बनाने का समय आया था तो अशोक गहलोत सरकार ने बहुत परीक्षण किया था, इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी सालों की, उसके बाद ज़िले बनाए गए थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने 1 सेकंड लगाई है इन जिलों को निरस्त करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इन डिसीजन से खासा नाराज है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।